गुड मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन नंबर 4 है मानचित्र। इसकी एक वीडियो हम पहले सेंड कर चुके हैं रीड का। आज हम इसकी सेकंड वीडियो करेंगे क्वेश्चन, रचनात्मक कार्य करेंगे इसके। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। और अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा बनता है, ए भाग संक्षिप्त में उत्तर दीजिए रचनात्मक कार्य का। मानचित्र के 2 लाभ लिखिए। अब इसके अंदर हमारा क्वेश्चन बनेगा, ब भाग का पहला बन जाएगा और ए भाग का पहला बन जाएगा। ए भाग का पहला है मानचित्र के 2 लाभ लिखिए और ब भाग का पहला मानचित्र हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। ये दोनों का एक ही क्वेश्चन बनेगा, उत्तर बनेगा। तो आप इसको करो कि देखो, पहला हमारा मानचित्र के लाभ। मानचित्र जिन मानचित्र से हमें लाभ मिलते हैं ना, वही हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इसका लाभ है मानचित्र के लाभ। मानचित्र प्रयोग के अनेक लाभ हैं। नंबर ए भाग, मानचित्र छोटे क्षेत्र की बिल्कुल सही सूचना बताते हैं। कि मानचित्र जो है ना, इसके ऊपर छोटे से छोटे क्षेत्र की सूचना सही रूप से मिल जाती है। ब भाग, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। भाग से, इसे आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की सूचना को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, मौसम मानचित्र। नंबर 2 भाग, मानचित्रों का प्रयोग तुलनाओं व व्याख्याओं को व्यक्त करने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें मौसम मानचित्र की भौतिक मानचित्र के शीर्ष पर रखा जा सकता है। तो ये था ए भाग का पहला और ब भाग का पहला क्वेश्चन का उत्तर। इसीलिए मानचित्र हमारे लिए बहुत अति उपयोगी होता है। अब आता है ए भाग का दूसरा, मानचित्र पर दूरी कैसे मापी जाती है। हाँ मानचित्र पर दूरी ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले मानचित्र पर पैमाने को ढूंढना पड़ता है, जो सामान्यतः मानचित्र के नीचे दिया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, ये पैमाना लिखा होता है उसके ऊपर। हो सकता है छोटा भी हो, बड़ा भी पैमाना लिया जा सकता है। तो मानचित्र पर रेखीय मापन और इससे संबंधित वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात, यह संबंध मानचित्र पैमाना होता है। आगे आता है प्रश्न नंबर 3 ए भाग का, ग्लोब की 2 कमियां लिखिए। कि ग्लोब हमारे लिए किस प्रकार नुकसानदायक होता है, अथवा ग्लोब के क्या नुकसान होते हैं, अथवा ग्लोब की क्या कमियां होती है, वे हमें बतानी है। वैसे इसकी उपयोगिता इसकी अनेक कमियों के कारण अत्यंत सीमित है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ही कम यूज करते हैं। प्रथम नंबर 1 आता है, एक समय में केवल एक अर्ध भाग का ही निरीक्षण किया जा सकता है। यानी इसके अंदर हम जब किसी भाग को देखते हैं तो उसके एक भाग को देख सकते हैं, इस सारे को हम नहीं देख सकते। नंबर 2, ग्लोब पर अनेक व्याख्याओं की प्रस्तुति के हिसाब से अत्यंत छोटे पैमाने अंकित होते हैं, क्योंकि ग्लोब जो संपूर्ण विश्व का होता है उसके ऊपर पैमाना अति छोटा लिया जाता है। उसके अंदर हमें किसी चीज़ को ढूंढना बड़ी मुश्किल होती है। तीसरा, ग्लोब एक भारी भरकम होता है तथा सहवनीयता की कमी होती है। अंत में ग्लोब को बनाना अत्यंत महंगा होता है। इसे इधर उधर ले जाना भी काफ़ी मुश्किल होता है।
परंतु आजकल क्या है कि हवा भरने वाले ग्लोब भी आ गए हैं, उनको भी आसानी से ले जाया जा सकता है। ये था ग्लोब की कमियां। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, परंपरागत चिन्ह क्या होते हैं? है भाग का चौथा, परंपरागत चिन्ह। परंपरागत चिन्ह व संकेत मानचित्र पर विंस भौतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह परंपरागत चिन्ह कहलाते हैं। ये चिन्ह व संकेत प्राकृतिक व मानव निर्मित लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आकार माप में परिवर्तित होते हैं। परंपरागत चिन्हों में अलग स्थलाकृति या मानचित्रों पर प्रयुक्त होने वाले भूभाग के विस्तार के प्रारूपों को दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत होते हैं तथा ये संकेत कहलाते हैं। जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र को दिखाने के लिए पीला रंग दिखाया जाता है, वन क्षेत्र को दिखाने के लिए गहरा हरा दिखाया जाता है, घास के मैदान को दिखाने के लिए हल्का हरा दिखाया जाता है, बंजर धरती को दिखाने के लिए भूरा दिखाया जाता है, निर्मित क्षेत्र जैसे गांव, शहर, सड़क आदि को दिखाने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जलीय भाग को दिखाने के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ क्या होती है? परंपरागत चिन्ह व संकेत कहलाती है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर ब भाग का तीसरा, पैमाने के अंक क्या होते हैं? पैमाने अथवा मानचित्र, मानचित्र के अंक क्या होते हैं? यानी हमें कोई मानचित्र बनाना है तो मानचित्र के अंक क्या होते हैं? देखो कि पहले हम इसके अंदर ऐसे करते हैं कि मानचित्र के अंक भी करेंगे और मानचित्र के प्रकार भी करेंगे। पहले हम करते हैं मानचित्रों का वर्गीकरण। नंबर 1, उद्देश्य के अनुसार। ये मैं बोल के करवा रहा हूँ, पेज नंबर 23 है, इसके अंदर से आपको देख के कर सकते हो। उद्देश्य के अनुसार नीचे दिए गए कि भौतिक मानचित्र या स्थलाकृति मानचित्र पृथ्वी की विविधता जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों आदि को दिखाने वाले मानचित्र भौतिक या स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। पहले हम कर रहे हैं मानचित्रों के प्रकार। नंबर 2 पे आता है राजनीतिक मानचित्र। ये पेज नंबर 24 पे है। राष्ट्रों, राज्यों, जिलों व तहसील आदि की राजनीतिक सीमाओं को दिखाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। नंबर 3 पे आते हैं विषयपरक मानचित्र। ये केवल कुछ चुनी हुई विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को विषयक मानचित्र कहते हैं, जैसे मौसम के चित्र, सांस्कृतिक मृदा, वर्षा, जनसंख्या आदि सभी विषयक मानचित्र कहलाते हैं। आगे आता है पैमाने व दूरी के अनुसार मानचित्रों के प्रकार। इसके अंदर क्वेश्चन हमारा ब भाग का चौथा क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाता है, बड़े पैमाने के मानचित्र और छोटे पैमाने के मानचित्र। तो छोटे पैमाने के मानचित्र, जब छोटे मानचित्र पर बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है तो ये छोटे पैमाने के मानचित्र कहलाते हैं। छोटे पैमाने के मानचित्रों से हमें बहुत सीमित सूचना देख पाते हैं, इनसे हमें बहुत ही कम सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नंबर बी, बड़े पैमाने के मानचित्र। यदि हम किसी क्षेत्र के भाग को उसी समान माप के कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो यह बड़े पैमाने का मानचित्र होता है। बड़े पैमाने के मानचित्र पर सूचना अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत रूप में दी जा सकती है। ये थे मानचित्र और मानचित्रों के प्रकार। अब आता है इसके गुण क्या होते हैं। नंबर 1,
इसके 3 गुण होते हैं। नंबर 1 दूरी, कोई भी मानचित्र हो उसके ऊपर दूरियां भी होती है। नंबर 2 कि मानचित्र रेखीय अथवा रेखाचित्रीय भी होता है, कि मानचित्र के ऊपर चित्र भी हो सकते हैं अथवा रेखाएं द्वारा भी हो सकती है। नंबर 3 दिशा, मानचित्र के ऊपर दिशा अति जरूरी होती है, दिशाएं दिखाई जाती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये आपको बढ़िया लगे हो, इनको आपको करने हैं। जो हमारा वह भाग का तीसरा और जो चौथा प्रश्न है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा 23 और 24 नंबर पेज पे है। मैंने आपको पढ़ के सुना दिया इसको, और इसको करना है। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक पे लिखने हैं। धन्यवाद।